तो बायोम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या था? सबसे पहला पढ़ना है हमें इसमें परिभाषा, डेफिनेशन देखनी है, परिभाषा। तो दूसरा बायोम्स का वर्गीकरण, क्या देखना है हमें? इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखना है। कई अलग अलग प्रकार से होता है। जब वर्गीकरण करेंगे तो प्रत्येक वर्गों की विशेषताओं का अध्ययन करना है, विशेषताओं का अध्ययन करना है। और विशेषताओं के अध्ययन के क्रम में मित्रों प्रत्येक बायोम में क्या क्या पढ़ेंगे, हमेशा इसी क्रम में याद रखेंगे। सबसे पहले तो उसका विस्तार देखेंगे, किसी भी बायोम को उठाया आपने तो उसका विस्तार क्या है। दूसरा बिंदु हमेशा देखेंगे कि उसकी जलवायविक दशा क्या है, जलवायुविक दशा, कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो तीसरा इसमें से संभव हो तो, आवश्यक नहीं कि हर जगह, वहां पर मृदा किस प्रकार की प्राप्त होती है। इसके बाद वहां पढ़ेंगे इसमें कि वहां पादप समूह कैसा है, वहां जंतु समूह कैसा है। पादप एवं जंतु समूह पढ़ते हुए उसकी पारिस्थितिक विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ पारिस्थितिक विशेषताओं को पढ़ेंगे, विशेषताएं। और लास्ट में पढ़ेंगे मित्रों उस बायोम प्रदेश की प्रमुख समस्याएं, उस बायोम क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं। साथ साथ लिखते जाएंगे मित्रों। इस टॉपिक को आपको कई बार रिवीजन करना होगा, आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए। बायोम्स पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तीन बातें, परिभाषा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में कितने बिंदु पढ़ने हैं कुल आपको? ये 6 बिंदु पढ़ने हैं। पहला, उसका विस्तार कहां प्राप्त होता है, उसकी जलवायविक दशाएं कैसी हैं, मृदा तंत्र कैसा विकसित हुआ है, पादप कौन से और कैसे होंगे, जंतु वर्ग कैसे और कौन से होंगे। इन दोनों के साथ पादप एवं जंतुओं के साथ साथ उसकी पारिस्थितिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो अंत में समस्याएं कौन सी हैं, इतनी बातों का अध्ययन किसी भी बायोम के संदर्भ में किया जाएगा। ठीक है ना मित्रों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका परिभाषा तो आपने देख लिया। अब हम लोग दूसरे पक्ष पर आते हैं, इसके वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन पर, कि दुनिया में कितने प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। परिभाषा में आपने देखा कि बायोम का संबंध हमने जलवायु से जोड़ा है, कि निश्चित जलवायु कटिबंध में विकसित होने वाला पारिस्थितिक प्रदेश। इसका मतलब है कि अगर आपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ठीक प्रकार से पढ़ा है तो आप बायोम्स का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आपको एक और बात बता दूं मित्रों, बायोम्स के क्लासिफिकेशन करने में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जलवायु महत्वपूर्ण घटक है या कि वनस्पति समुदाय, तो ध्यान रखना यहां पर जलवायु मुख्य घटक नहीं होगा। कौन होगा? वनस्पतियां होगी। क्यों? आपने नाम सुना होगा कैंपेबल महोदय का, जंतु वैज्ञानिक हैं कैंपेबल, कैंपेबल। इन्होंने बायोम्स के क्लासिफिकेशन का प्रथम और प्रामाणिक प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अगर वनस्पतियों के स्वभाव को देखा जाए, किसके स्वभाव को? वनस्पति, वनस्पतियों के स्वभाव को देखें, वनस्पतियों के स्वभाव को, तो वनस्पतियां स्वभाव से किन बातों को प्रतिबिंबित करती हैं? तापमान को। जिस प्रकार का तापमान होगा वनस्पतियों का स्वभाव वैसा होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता को और वर्षण की मात्रा को। जलवायु के संदर्भ में भी आप देखते हैं ये 3 मुख्य घटक होते हैं। जलवायु के अन्य घटकों में से ये 3 मुख्य घटक होते हैं। अब देखना ध्यान से, जलवायु के इन घटकों को प्रतिबिंबित करती हैं बायोम क्षेत्र में वनस्पतियां। इसीलिए याद रखेंगे कि बायोम्स का क्लासिफिकेशन जलवायु के आधार पर नहीं बल्कि विशिष्ट प्रकार की
वनस्पतियों के आधार पर किया जाता है। यहाँ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों से आशय क्या है कि वह वनस्पति तंत्र जो समान प्रकार का स्वभाव प्रदर्शित करता है, समान गुणों को प्रदर्शित करता है, उसके आधार पर उसे एक ही बायोम क्षेत्र में रखा जाएगा। तो कैंपबेल महोदय ने वनस्पतियों के आधार पर दुनिया के पृथक पृथक बायोम्स क्षेत्रों का वर्गीकरण का प्रयास किया। परंतु मैं यहाँ कई अर्थों में एक और शब्द यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, एक और शब्द जोड़ा जा सकता है, अक्षांशीय विस्तार। आप जोड़ भी लेंगे अपने कॉपी में, अक्षांश, अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। तो जब कैंपेबल के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो वनस्पतियां लेंगे, लेकिन सामान्य आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो अक्षांशों के ले लेंगे। अक्षांशों को अगर हम आधार बनाते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी को हम लोग उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, और उसके बाद शीत कटिबंध इत्यादि में विभाजित करते हैं। तो अगर तापमान के आधार पर या अक्षांश के आधार पर विभाजित करें या वर्गीकृत करें बायोम्स क्षेत्र को, तो देखो इसका कौन सा और कैसा फ्लोचार्ट निर्मित होगा। तो देखना मित्रों, यहां सबसे पहला निर्मित होगा, सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय बायोम। क्या कहेंगे इसे? उष्ण कटिबंधीय बायोम। फ्लोचार्ट साथ साथ विकसित करते चलेंगे। ट्रॉपिकल बायोम। दूसरा जो हमारा बायोम आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम आएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम आप लोग स्वयं जोड़ देंगे, कटिबंधीय बायोम। जो तीसरा बायोम आता है मित्रों, वो आता है शीत कटिबंधीय बायोम। शीत कटिबंधीय बायोम, इंग्लिश से बोलता हूं मैं, ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम एंड कोल्ड बायोम। 3 प्रकार का बायोम अक्षांशों के आधार पर विभाजित होगा। अब वनस्पतियों के स्वभाव के आधार पर, जिसमें से तापमान, आर्द्रता की मात्रा, वर्षण प्रतिरूप के आधार पर इन प्रत्येक बायोम क्षेत्रों को कई भागों में बांटते हैं। जैसे जब भी उष्ण कटिबंधीय बायोम लिखना होगा तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है, पहला विषुवतीय वर्षावन बायोम। ये क्लासिफिकेशन हमेशा आपको याद होना चाहिए। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो दूसरा कौन सा आता है? मानसूनी वन बायोम, मानसूनी वन बायोम। तीसरा कौन सा है मित्रों? सवाना घास भूमि बायोम, सवाना घास भूमि बायोम। चौथा कौन सा है? कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ी वन बायोम। इंग्लिश में एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। इसको विषुवतीय वर्षा वन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम। दूसरा मॉनसून फॉरेस्ट बायोम। तीसरा सवाना ग्रासलैंड बायोम। चौथा थॉर्नी वेजिटेशन फॉरेस्ट बायोम, थॉर्नी वेजिटेशन फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल बायोम के अंतर्गत ये 4 ही आते हैं मित्रों। इन 4 के बारे में चर्चा करनी है। जब हम लोग टेम्परेट बायोम में आते हैं तो टेम्परेट बायोम के मित्रों 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है वार्म टेम्परेट और दूसरा हो जाता है कोल्ड टेम्परेट। पहला हो जाता है वार्म टेम्परेट, दूसरा हो जाता है कोल्ड टेम्परेट।
तो वार्म टेम्परेट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मित्रों सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ेंगे एक तरफ आपने देखा है विषुवतीय क्षेत्र जहां सदाबहार वन प्राप्त होते हैं, तो यहां अब दूसरा क्षेत्र देखेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्षेत्र का, भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र का। तो यहां लिखेंगे भूमध्य सागरीय सदाबहार वन बायोम। तो दूसरा इसमें से आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान वन बायोम। वन हटा भी सकते हैं। तो तीसरा आता है मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन बायोम। वार्म टेम्परेट के अंतर्गत कितना आ गए? वार्म टेम्परेट के अंतर्गत 3 भाग हो गए, मेडिटेरेनियन एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम, टेम्परेट ग्रॉसलैंड बायोम, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट बायोम। 3 आ गए। तो उधर की ओर हम देखते हैं मित्रों, इधर कोल्ड टेम्परेट बायोम के अंतर्गत हम 2 वर्ग बनाते हैं। 2 वर्ग, केवल 2 वर्ग की बात करते हैं। पहला वर्ग आता है इसके अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम। तो दूसरा आता है मित्रों इसके अंतर्गत टैगा वन बायोम, टैगा वन बायोम। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम अर्थात टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम, डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे मित्रों ये। एंड टैगा वन बायोम, तो टैगा फॉरेस्ट बायोम भी कहते हैं, इसे बोरियल फॉरेस्ट बायोम भी कहते हैं। तो ये 2 बायोम आ गए मित्रों इसके अंतर्गत। तो लास्ट जो हमारा प्राप्त हो रहा है, लास्ट आप देख रहे हो, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम का अध्ययन करते हैं। पोलर टुंड्रा के नाम से आप इसे जानते हैं, टुंड्रा बायोम का अध्ययन करते हैं। तो दुनिया में जितने भी बायोम संभव हो सकते हैं उन सब की टेबल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक बार मुख्य परीक्षा में अलग से ट्रॉपिकल बायोम्स के बारे में पूछ लिया गया था। जब भी आपको ट्रॉपिकल बायोम्स पूछे जाएंगे, आपको इन बायोम्स की चर्चा करनी होगी। अक्षांशीय विस्तार के क्रम में आपको समझा दूं मित्रों कि ट्रॉपिकल जो बायोम्स होंगे वह 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य होंगे। याद करना है, कॉपी में लिखना भी है। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य होंगे। दूसरे तरफ यहां देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय जो बायोम होंगे इन्हें आप 30 डिग्री से ही लेंगे। 30 डिग्री नॉर्थ, पहले 30 डिग्री ऐसे नॉर्थ मत करो, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ अर्थात दोनों के मध्य। 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। पर इनको जब हमने 2 भागों में बांटा तो इसमें से कैसे अंतर आ जाएगा? 30 टू 45 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में वार्म टेम्परेट पाया जाएगा। यहां देखना कोल्ड के संदर्भ में 45 टू 60 के बीच दोनों ही गोलार्धों में पाया जाएगा कोल्ड टेम्परेट। वार्म टेम्परेट 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य।
यहां पर ट्रॉपिकल की बात करें तो अब बात करें अगर हम लोग टेम्परेट की तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों गोलार्धों में। इसको जब दो भागों में बांट दिया वार्म टेम्परेट तो वो 30 से 45 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, कोल्ड टेम्परेट बांट दिया तो 45 से 60 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में। पर एक यहां पर मित्रों अलग बात देखेंगे, ये जो टैगा वन है, बोरियल फॉरेस्ट बायोम है, ये बेसिकली पाया जाता है 60 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य केवल उत्तरी गोलार्ध में। सब लिखते जाएंगे, केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध में मित्रों नहीं पाया जाता। आखिर ऐसा क्यों कि सभी के सभी बायोम क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में भी हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं, परंतु यह केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो बहुत सरल है समझने के लिए कि आप जितने बायोम क्षेत्र यहां पर देख रहे हैं ये सभी के सभी बायोम टेरेस्ट्रियल बायोम है मित्रों, ये एक्वेटिक बायोम के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। सभी के सभी किसके एग्जाम्पल आपको यहां प्राप्त हो रहे हैं? स्थलीय बायोम के, जलीय बायोम के उदाहरण ये नहीं है। जलीय बायोम हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। तो अब देखो यहां अगर 60 से 70 डिग्री के मध्य की बात करें तो 60 से 70 डिग्री के मध्य का भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय तो प्राप्त होता है परंतु दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त नहीं होता। दक्षिणी गोलार्ध में इस डिग्री पर मित्रों सागर हिलोरें ले रहा है, दक्षिण महासागर की प्राप्ति होती है। तो चूंकि ये स्थलीय बायोम है इसकी प्राप्ति सागर में नहीं हो सकती, इसीलिए केवल यह उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित रहता है। ठीक है ना मित्रों, इतनी बातें समझ में आई कि यहां पर कोल्ड टेम्परेट बायोम जो प्राप्त होगा वह 45 से 60 डिग्री के मध्य होगा, लेकिन इसका जो मैंने सेकेंड भाग लिखा है टैगा वन बायोम अर्थात बोरियल फॉरेस्ट बायोम, वह 60 से 70 डिग्री नॉर्थ केवल नॉर्थ में पाया जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में सागरीय जल की उपस्थिति के कारण इसकी प्राप्ति नहीं होती है। ओके मित्रों, तो ये आपका एक फ्लो चार्ट था जो कि सामान्य रूप से परिचय देता है कि आखिर हमें कितने प्रकार के बायोम्स के बारे में जानना है। अब मित्रों यहीं से कुछ कुछ बातें जान लो, समझ लो, जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना आए इसे लिखने के अंतर्गत। मान लीजिए आपसे कभी पूछ लिया फॉरेस्ट बायोम, आपसे कभी पूछ लिया डेजर्ट बायोम, आपसे कभी पूछ लिया ग्रासलैंड बायोम, तब आप कैसे करेंगे? इनमें से इतने वर्ग आपने देखे, आपको एक एक करके पिक कर लेना है। सपोज आपसे पूछा ग्रासलैंड बायोम, दो बायोम की मैं बात करूंगा। सपोज आपने पूछा ग्रासलैंड बायोम, तो आपको इनमें से दो के बारे में मुख्य रूप से लिखना होगा और तीसरे को साथ में जोड़ना है। तो यहां सबसे पहले आप लिखेंगे सवाना घास भूमि बायोम को, तो दूसरी जगह यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम की बात करेंगे। अर्थात आपके पास पहला बिंदु हो गया दिस वन फर्स्ट और दूसरा बिंदु हो गया दिस वन। लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। घास भूमि बायोम पूछा तो आपको इन दो बायोम क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करनी होगी। लेकिन एक तीसरा बायोम आपको कौन सा जोड़ना पड़ेगा? पर्वतीय बायोम क्षेत्र में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे अल्पाइन ग्रासलैंड कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के संदर्भ में मैंने ये नाम लिखाया है, वहां से आपको पिक करना है अल्पाइन ग्रासलैंड बायोम को और इसके साथ जोड़ते हुए तीसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है, तब जाकर आपको पूरा मार्क्स आएगा। अब आपसे पूछ लिया फॉरेस्ट बायोम पूछ लिया, अब फॉरेस्ट बायोम पूछ लिया और उसमें से भी अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। सपोज फॉरेस्ट बायोम में जोड़ा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम्स के बारे में समझाएं।
एवरग्रीन सदाबहार वन बायोम के बारे में समझाएं तो आपको यह देखना होगा ऐसा कौन कौन सा बायोम क्षेत्र है जहां वनस्पतियां सदाबहार प्रकृति की होती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु लिखने होंगे मित्रों। पहला बिंदु विषुवतीय वर्षा वन बायोम, यह सदाबहार वन बायोम है। तो पहला बिंदु आपके पास क्या है, विषुवतीय वर्षा वन बायोम। दूसरा बिंदु कौन सा है जहां सदाबहार वन है, तो लिखेंगे भूमध्य सागरीय वन बायोम, भूमध्य सागरीय वन बायोम। तो तीसरा कौन सा वन है जो पूर्ण रूपेण सदाबहार है, तो लिखेंगे बोरियल फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट बायोम। ये तीन बायोम क्षेत्र हैं जिन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, सदाबहार वनों के नाम से जाना जाता है। इन तीन की चर्चा करेंगे। ग्रासलैंड के अंतर्गत हमने तीन बताए, पहले सवाना ग्रासलैंड, फिर दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड और तीसरा हमने बताया अल्पाइन ग्रासलैंड। कई पुस्तकों में टेम्परेट ग्रासलैंड में स्टेपी ग्रासलैंड और प्रेरी ग्रासलैंड को अलग कर दिया गया है। दोनों में क्या अंतर है मैं उसको इस कक्षा के अंतर्गत समझाऊंगा मित्रों। ओके, तो आपके पास अभी दो बातें की। अब आपसे पूछ लिया डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम के बारे में लिखें, अर्थात पर्णपाती वन बायोम के बारे में लिखें। तो पर्णपाती वन वह वन है जहां वनस्पतियां जल के अभाव की दशा में या जल के कमी की दशा में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं ताकि वाष्पीकरण की दर को नियंत्रित किया जा सके, वाष्पीकरण की दर को कम किया जा सके। तो आखिर ऐसा वन बायोम कहां कहां प्राप्त होता है, तो इसका सबसे अति उत्तम उदाहरण जो आपके सामने है वह मानसून वनों का है। मानसूनी वन आपको लिखना है तो मानसून बायोम लिखेंगे। दूसरा मैंने वार्म टेम्परेट के अंतर्गत लिखा है, वार्म टेम्परेट के अंतर्गत मिक्स्ड फॉरेस्ट बायोम, यह भी मित्रों पर्णपाती वन है। तो तीसरा ध्यान रखना, कोल्ड टेम्परेट के अंतर्गत लिखा है हमने वर्षा वन बायोम। तो यहां वर्षा वन को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है, यह ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जोन पर पाया जाने वाला वन क्षेत्र है। इसे भी डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है, पर्णपाती वनों के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके भी तीन एग्जाम्पल आपको मिल गए, मानसून बायोम मिल गया, मिक्स्ड फॉरेस्ट बायोम मिल गया, एंड वहां देखो आप रेन फॉरेस्ट बायोम मिला। बट कौन सा, यहां टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट दोनों मित्रों अलग अलग हैं, इनका अक्षांशीय विस्तार भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो आपको यहां से भी ऐसा कर देना है कि क्लासिफिकेशन अगर कुछ इस तरह का पूछा तो आप ये लिख देंगे। अगर अब आपसे पूछता है कि आप डेजर्ट बायोम के बारे में बताएं, तो जब आपसे केवल डेजर्ट बायोम पूछा है, मरुस्थलीय बायोम पूछा है, तो मित्रों यहां पर आपको फिर से तीन की चर्चा करनी होगी। पहला ट्रॉपिकल डेजर्ट, दूसरा टेम्परेट डेजर्ट, तो तीसरा टुंड्रा डेजर्ट। कितने डेजर्ट आपको मिल गए, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुभूमि और टुंड्रा मरुभूमि या टुंड्रा पोलर मरुभूमि मिल गए। इन तीन मरुभूमि क्षेत्रों के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक बायोम्स इसमें से उठाते हैं और उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिकल बायोम के संदर्भ में। हम लोग उष्णकटिबंधीय बायोम को उठाएंगे और इसको लिखेंगे। तो आखिर इसका विस्तार कहाँ प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, पहले तो इसे समझेंगे। ओके मित्रों, चलिए आइए हम फ्रेश पेज पे आ जाते हैं।